हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं पवन और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना कैसी बनाई जाए। तो आप वीडियो को आखिर तक देखना और सीखना कि आप कैसे आसानी से व्याकरण की पाठ योजना बना सकते हैं। और एक बार आप इस पाठ योजना को देखेंगे तो व्याकरण में कोई भी विषय हो, आप उस पर आराम से पाठ योजना बना सकते हैं। तो मैंने जो विषय लिया है संज्ञा, ठीक है। और इसके आधार पर आप चाहे क्रिया, विशेषण, समास, अ, कोई भी व्याकरण शिक्षण की पाठ हो, अध्याय हो, तो आप उस पर आराम से पाठ योजना बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे सामान्य सूचनाएं होती हैं, तो आपको उल्टे हाथ की तरफ कक्षा, फिर विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण। आप चाहे तो ये व्याकरण आप हिंदी के साथ में यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इस जगह पे। और उपविषय में व्याकरण, और प्रकरण जो है उसमें आप क्या लिखोगे, संज्ञा, उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है। और सीधे हाथ की तरफ आपको क्या लिखना है, दिनांक, कालांश मतलब पीरियड, और समयावधि मतलब कितने समय का आपका पीरियड है। फिर सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि हिंदी भाषा के सामान्य उद्देश्य एक जैसे रहते हैं, तो व्याकरण शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं एक जैसे रहेंगे। चाहे आप व्याकरण की कोई भी आप पाठ पढ़ा रहे हो, तो सामान्य उद्देश्य आप चाहे तो शुरुआत के पेजेस पे लिखना। जैसे मैंने अपने विद्यार्थियों को बोला कि आप शुरुआत के पेज पर ही व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य लिख दो, क्योंकि फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके शिक्षक कहते हैं कि नहीं, हर पाठ के साथ आप लिखो सामान्य उद्देश्य, तो आप व्याकरण शिक्षण के कोई भी 3-4 उद्देश्य आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं: विद्यार्थियों को हिंदी भाषा की ध्वनि व उनके अंतर का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध वर्तनी का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को वाक्य रचना के नियमों का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को विराम चिन्हों के सही प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना, भाषा के स्वरूप की रक्षा करना, विद्यार्थियों को भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। तो ये सब हिंदी भाषा में व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि हिंदी भाषा में हम गद्य की बात करें, गद्य के सामान्य उद्देश्य अलग होते हैं, पद्य के अलग होते हैं, व्याकरण के अलग होते हैं। लेकिन व्याकरण में आप कोई भी पाठ योजना बनाते हैं, तो व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य एक जैसे रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। परिवर्तन आता है तो किसमें आता है, विशिष्ट उद्देश्य में। तो विशिष्ट उद्देश्य आप कैसे बनाएंगे, तो विशिष्ट उद्देश्य बनाने के लिए आप ये ध्यान रखिए कि आपने अपना कौन सा अध्याय लिया है। मान लो संज्ञा लिया है आपने, तो विशिष्ट उद्देश्य जैसे आप सबको पता है कि विशिष्ट उद्देश्य 4 तरह के लिए जाते हैं: ज्ञानात्मक, जो बच्चों के ज्ञान से संबंधित हैं; बोधात्मक, जो बच्चों की समझ से संबंधित हैं, कि जब बच्चा अध्याय को पढ़ेगा तो उसको क्या चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। प्रयोगात्मक, की जो भी ज्ञान प्राप्त होगा, जो भी समझ होगी, उसका अपने दैनिक जीवन में किस तरह से उसका इस्तेमाल करेगा, प्रयोग करेगा। और हिंदी भाषा में जैसे कौशल की बात करते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, तो इन कौशलों में से किन किन कौशल का विकास होगा, तो आपको इधर लिखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य पे, ठीक है। तो अगर हम ज्ञानात्मक की बात करते हैं, तो ज्ञानात्मक विशिष्ट उद्देश्य का जो एक चार्ट है, मैंने आप सबके साथ पहले ही शेयर किया है, बता चुका हूँ कि ये कुछ ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के कुछ उद्देश्य हैं, ठीक है। तो इन उद्देश्यों को आपको ध्यान में रखना है। ज्ञानात्मक में आप कौन से उद्देश्य ले सकते हैं अपनी पाठ के हिसाब से, ठीक है। तो इन उद्देश्यों को आप ले सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखने का, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक। तो आप जो बच्चों को बताना चाहते हैं, संज्ञा पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हो कि बच्चे ज्ञानात्मक में संज्ञा की परिभाषा दे सके, तो आप ये ले सकते हैं परिभाषा। आप चाहते हैं बच्चे वर्णन कर सकें, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि संज्ञा के उदाहरण दे सकें, तो ये भी प्रयोगात्मक में ले सकते हैं। तो इस तरह से संज्ञा शब्दों से वाक्यों का निर्माण कर सकें, तो निर्माण भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चार्ट में से जो उद्देश्य है उसका चयन कर सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है, तो आप वहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। अब हम वापस पार्ट पे आते हैं। तो आप इसमें देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य में मैंने क्या क्या लिया है। तो मैंने लिया है परिभाषा, कि बच्चे संज्ञा को परिभाषित कर सकेंगे। और दूसरा मैंने लिया है नाम, कि संज्ञा के भेदों के नाम बता सकेंगे। इसी तरीके से अगर आप क्रिया बच्चों को पढ़ा रहे हो,
तो सेम यही उद्देश्य ले सकते हो, क्रिया को परिभाषित कर सकेंगे, क्रिया के भेदों के नाम बता सकेंगे, अलंकार बता रहे हो, समास बता रहे हो, तो यही आप उद्देश्य बिल्कुल यही सेम आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बोधात्मक में। अब बोधात्मक में मैंने क्या लिया है, विद्यार्थी संज्ञा और उसके भेदों का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, तो एक जो मैंने लिया है, क्या लिया है, वर्णन। आप भी कोई भी व्याकरण की आप पाठ्य योजना में है तो उसमें आप वर्णन ले सकते हैं, और अंतर, संज्ञा और उसके भेदों में अंतर कर सकेंगे। तो ये उद्देश्य मैंने लिए हैं। प्रयोगात्मक में क्या लिया है कि विद्यार्थी संज्ञा शब्दों से वाक्यों का निर्माण कर सकेंगे। तो निर्माण, ये उद्देश्य मैंने प्रयोगात्मक में लिया है। ठीक है, तो आप कोई भी पाठ्य योजना आप व्याकरण की बना रहे हो, आप बिल्कुल यही उद्देश्य ले सकते हैं आंख बंद करके। आपकी पाठ्य योजना गलत नहीं होगी, तो आप बिल्कुल इसी तरह से। और अगर हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के लेखन पे ज्यादा हम जोर दे रहे हैं, तो इससे कौन सा कौशल विकास होगा, लेखन कौशल का विकास। तो यहाँ पे जो लिया है उद्देश्य है विकास। तो विद्यार्थियों के लेखन कौशल, कविता है तो पठन कौशल, श्रवण कौशल, तो इस तरह के बच्चों के कौशल का विकास होगा। ठीक है, तो इस तरह से विशिष्ट उद्देश्य हमारे हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री संज्ञा के भेदों से संबंधित एक चार्ट पेपर। शिक्षण विधि तो आगमन निगमन विधि। ठीक है, पूर्व ज्ञान परीक्षण तो विद्यार्थी व्याकरण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते होंगे, तो बिल्कुल यही लिखना है आपको। और अब हम प्रस्तावना प्रश्न पे आते हैं। तो संभावित प्रस्तावित जो प्रश्न है आप कर सकते हैं बच्चों से कि जैसे इसमें राम कक्षा में प्रथम आया। ठीक है, तो उसके बाद मेज के ऊपर कलम है। तो आप जैसे राम कक्षा में प्रथम आया, तो कक्षा में प्रथम कौन आया, राम आया, तो राम क्या है, एक नाम है। इस तरह से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। मेज के ऊपर कलम है, मेज के ऊपर तो सबसे पहली चीज पूछ सकते हो कि कलम किसके ऊपर रखी गई है, मेज के ऊपर, और मेज के ऊपर क्या है, कलम है, तो मेज और कलम क्या है, वस्तु है। ताजमहल आगरा में स्थित है, तो ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह का नाम पता चले उन्हें क्या कहते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ से आप बताओ कि जिन शब्दों से हम किसी व्यक्ति, जगह या स्थान के नाम का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। और आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो व्याकरण जो है, व्याकरण के बारे में आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में। इस तरह से उद्देश्य कथन में आप अपने अध्याय का नाम बता सकते हैं। और उसके बाद फिर आता है हमारा प्रस्तावना। ठीक है, तो आप प्रस्तावना में सबसे पहले आता है शिक्षण बिंदु। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु में पहला आएगा संज्ञा। क्रिया करा रहे हो तो क्रिया, समास करा रहे हो तो समास, अलंकार करा रहे हो तो अलंकार। ठीक है, तो व्यवहारगत उद्देश्य, अगर आपके कॉलेज में इसको प्रयोग किया जा रहा है इस बॉक्स को, तो यहाँ पे इस सारा का सारा प्रस्तुतिकरण जो आएगा ये वर्तमान काल में आएगा। तो जब आप संज्ञा के बारे में पढ़ाएंगे तो उद्देश्य क्या होगा हमारा, कि विद्यार्थी संज्ञा को परिभाषित करने में सक्षम होते हैं। और आप संज्ञा के बारे में जो भी बता रहे हैं, आदर्श वाचन मतलब सही तरीके से बताना, किसी तरीके की कोई आप जो भी बोलें तो बिल्कुल आपका वाचन शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो इसीलिए हिंदी में इसका को रखा जाता है आदर्श वाचन, मतलब सही प्रकार से शिक्षक का बोलना। तो आप बताएंगे जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का पता चले उन्हें संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मेज, हंसी, मेज। ठीक है, विद्यार्थी क्रिया में बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप विद्यार्थी क्रिया लिख सकते हैं कि बच्चे ध्यान से सुनते हैं। और आप जो भी शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शिक्षण सामग्री आप यहाँ पे इस जगह पे आप उसका मिनिएचर लगा सकते हैं। अब देखो, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मूल्यांकन में, यहाँ पे पूछेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, विद्यार्थी सुनते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है कि आप यहाँ पे देखिए संज्ञा के भेद। तो विद्यार्थी संज्ञा के भेदों का वर्णन करने में सक्षम होते हैं। फिर आप संज्ञा के भेद बताओगे, संज्ञा के 5 भेद है, तो जो भी आप बताओगे आप द्वारा की जाने वाली क्रिया छात्र अध्यापक क्रिया में आएगी। और उसके बाद फिर आप बच्चों से जो भी प्रश्न पूछोगे यहाँ पे आएंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बच्चे इसका उत्तर बताएंगे या विद्यार्थी अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे, तो विद्यार्थी क्रिया में। और जो भी आप श्यामपट्ट पे काम कर रहे हो आप यहाँ पे
एक काले रंग का चार्ट पेपर आप यहाँ पे लगाना, और उसके ऊपर ये सिल्वर पेन से लिखा जाता है ताकि ये पता चले देखने वाले को कि आपने श्याम पट्ट पर क्या काम किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। फिर आप संज्ञा के अलग अलग भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जो भी है, आप जो भी बच्चों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और विद्यार्थी की जो भी क्रिया है उस टाइम बच्चा ध्यान से सुनेगा और करेगा, तो ये सारी विद्यार्थी क्रिया यहाँ पे आएंगी, और जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हो ये प्रश्न यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो आप आपने भेद बता दिए। जो भी आपकी क्रिया है आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आप परिभाषा दे रहे हैं, बता रहे हैं, और जो भी आपका मिनिएचर, आप जो भी शिक्षण सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मिनिएचर आप यहाँ पे डालेंगे। जो भी प्रश्न पूछेंगे आप प्रश्न यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। और जो भी पुनरावृत्ति प्रश्न है तो फिर आप नीचे, आप इसके नीचे आप पुनरावृत्ति प्रश्न की जो भी आप अध्याय में आपने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, संज्ञा क्या है, उस कितने भेद हैं, उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीजें हैं आप पुनरावृत्ति प्रश्न में आपने अपने अध्याय में जो भी आपने आज के समय में पढ़ाया, आज के, ठीक है, कक्षा में पढ़ाया, तो आप यहाँ पे उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तो इस तरह से इसलिए इसको कहते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। और फिर आप बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं कि संज्ञा के भेदों के 5 उदाहरण लिख के लाइए। इस तरह से जो ये पाठ योजना है, आप कोई भी आप हिंदी भाषा में आप कोई भी पाठ योजना बनाते हैं तो व्याकरण शिक्षण पे, तो आप बिल्कुल सेम यही जो है क्या कहते हैं शिक्षण बिंदु, अगर मान लो क्रिया का करा रहे हैं तो क्रिया, क्रिया के भेद, इस तरह से आप बिल्कुल इसी तरीके से आप ये जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, यही उद्देश्य रख सकते हैं। बस क्या बदलेगा, आपके जो व्याकरण के जो आप प्रकरण ले रहे हैं, जो टॉपिक ले रहे हैं, बस वही बदलेगा, बाकी चीजें एक जैसी रहेंगी। तो अगर आप इसको ध्यान से सीख लेते हैं तो आप कोई भी व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना है तो इसी प्रारूप, इसी फॉर्मेट के आधार पर आप उसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताइए, और अगर कहीं कोई समस्या है तो वो भी आप मुझे जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।